सिंहों के घर जब गिद्दड़ कब्जा करने की सोचते हैं तो चाहे गिद्दड़ कितने भी चालाक हो लेकिन फिर भी कुत्ते की मौत ही मरते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सच से आगे। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। साल था 1999 और पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस जाते हैं और एक जंग छिड़ जाती है जिसको कारगिल युद्ध कहा गया है। कारगिल युद्ध जिसमें हमारे रणबांकुरों ने कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, आइए जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल जिले के लोकल गांव बालकिट के रहने वाले एक किसान शेफर्ड तोसी नाम गयाल, जिन्होंने अपनी एक याक खो दी थी, वो अपनी याक को ढूंढ रहे थे और उन्होंने सीमा पार कुछ अजीब होते हुए देखा। तब इन्होंने सेना को सूचना दी। इनकी सूचना पर सेना ने जब उस जगह को चेक किया तो इनकी सूचना सही निकली। शायद उन किसान द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन भारतीय सेना के लिए एक वरदान साबित हुई, वरना शायद कुछ और ज्यादा हमारा नुकसान हो जाता। वहां पर पाकिस्तानी सेना बंकरों में छिपकर घात लगाई बैठी थी। उनका टारगेट था NH-1 को ब्लॉक करना, ताकि कश्मीर से लद्दाख पूरा आवागमन बंद कर दिया जाए। हालांकि हाथी के सामने चूहा खड़ा कर देने से रास्ता बंद थोड़ी किया जा सकता है। दरअसल फरवरी 1999 में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बस यात्रा करके पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हैं। इससे पहले 1972 में तत्कालिक भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालिक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य एक शिमला समझौता हुआ था, जिसमें LOC पर सेना को सर्दियों के वक्त हटाने का समझौता किया गया था। इधर भारत अपनी सेना हमेशा की तरह हटा लेता है और उसी का 1999 में फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना अपनी घुसपैठ कर देते हैं। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल थे परवेज मुशर्रफ, जो अपनी कुटिल चाल में माहिर थे। इधर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सेना प्रमुख वेद प्रकाश जी मलिक और राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, जो शांति की बात कर रहे थे। और इधर दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान के राजनेता लोग सेना को भेज करके अपनी कुटिल चाल चल रहे थे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम साहब की जोड़ी ने इस भारत देश को परमाणु संपन्न देश बना डाला, तो उनके सामने पाकिस्तान जैसे कायर मुल्क की चाल एक फफूंद के समान ही थी। पाकिस्तानी सेना के द्वारा NH-1 को ब्लॉक करने के ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन बदर। जब सेना को पता चला कि पाकिस्तानी सेना अपने कुटिल चाल से अपनी ओछी हरकत पर आ चुकी है, तो सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन विजय। इधर दूसरी तरफ 26 मई को भारतीय वायुसेना ने भी अपनी पूरी रणनीति के तहत एक ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। हमारा सिर्फ मकसद था पाकिस्तानी सेना को भारत की सीमा से बाहर निकालना। भारतीय वायुसेना का तो यह भी प्लान था कि पाकिस्तानी सीमा पार करके बम गिराया जाए। अगर ऐसा होता तो हम इतिहासों में यही पढ़ते कि एक था पाकिस्तान। लेकिन वायुसेना प्रमुख अनिल यशवंत थिपनिस जी ने बाद में बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि दुनिया में हमारी छवि अलग है और पाकिस्तान की छवि अलग है। इसका एक कारण और भी है कि जब दो देश आपस में जंग करते हैं तो यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि गलती किसकी थी। जिस तरह दो व्यक्ति अगर कहीं राह पर लड़ रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि इसमें गलती किसकी थी, तो वही बात दो देशों के बीच में होती है। तो हम दुनिया को कैसे प्रूव करेंगे कि गलती किसकी है? इसलिए हमारे देश की रणनीति ये थी कि हम पाकिस्तानी सीमा को पार करके हमला न करें। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसी सूझबूझ का नतीजा ये था कि लगभग पूरी दुनिया कारगिल युद्ध के वक्त में भारत के समर्थन में खड़ी थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेशर बनाया नवाज शरीफ पर कि अपने सैनिकों को वापस ले लें। यहाँ पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान गलत है और भारत सही है।
लेकिन जब ग्राउंड पर देखें तो पाकिस्तान को एक मौका मिला हुआ था, वो भी शिमला समझौते के कारण, और वो ग्राउंड पर मजबूत स्थिति में खड़े थे क्योंकि वे पहाड़ों के ऊपर थे और हम लोग नीचे। कारगिल युद्ध में सबसे ऊपरी चोटी जिसका नाम टोलोलिंग था, शायद वो सबसे मुश्किल चोटी थी क्योंकि उसकी 16,000 फीट ऊंचाई और वहां का टेम्परेचर -40 डिग्री तक रहता है, और चोटी के ऊपर सबसे ऊपरी भाग में खड़ा दुश्मन भी भारतीय सैनिकों लिए एक मुसीबत का कारण था। कैप्टन अजीत सिंह ने यह अटेम्प्ट किया और उन्होंने बताया था कि वे 3 दिन तक चढ़ाई के दौरान सिर्फ सिगरेट पर जिंदा रहे थे, उनको भोजन भी नहीं मिला था। वहीं भारतीय सेना की एक कंपनी के कैप्टन थे राजेश अधिकारी, ये चढ़ने में सफल होने ही वाले थे कि पाकिस्तानियों इन्हें देख लिया और फायरिंग कर डाली, जिसमें मेजर राजेश अधिकारी के साथ 2 और सैनिक भी शहीद हो गए। ऊपर से होती फायरिंग के कारण भारतीय सेना की सभी कंपनियों को भारी मुश्किल हो रही थी। पत्थरों के पीछे छुपते हुए ऊपर की चढ़ाई कर रहे थे, जैसे ही पत्थरों से अलग होते तो फायरिंग शुरू हो जाती थी। भारतीय सेना का प्रमुख उद्देश्य था कि सबसे पहले हम टोलोलिंग पहाड़ी पर ही चढ़ाई करेंगे ताकि दुश्मन की जड़ को काटा जा सके। कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सैनिकों के साथ सबसे पहले टोलोलिंग पर चढ़ना शुरू किया। इसको नाम दिया गया बर्बाद बंकर, और इनकी 3 टोलियां बनाई गई और टोलियों को अलग अलग नाम दिया गया, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु। पहली टीम सामने से देखेगी और दूसरी टीम पीछे से चढ़ेगी और तीसरी टीम कवर फायर देगी। ऐसा कर्नल रविंद्रनाथ की टीम ने तय किया। पीछे की तरफ से मेजर विवेक गुप्ता की टीम ने चढ़ना शुरू किया, लेकिन गिद्धड़ों की टीम के अटैक के कारण मेजर विवेक गुप्ता के साथ 6 जवान शहीद हो गए। लेकिन सबसे ऊपरी स्थान पॉइंट 5140 को कैप्चर करने में सफल हो गए, जिससे सेना को पूरी रूपरेखा बनाने में सहायता मिल गई। भारत का वीर सपूत वो सपूत है जो बलिदान देकर भी मां भारती की रक्षा करता है। अब पॉइंट 5140 को टारगेट करने के लिए तैयार हुए लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। इन्होंने 2 ग्रुप बनाए गए। इस पहाड़ी को 2 तरफ से घेरने की तैयारी की गई, जिसके एक कैप्टन थे लेफ्टिनेंट जनरल संजीव जामवाल और दूसरे कैप्टन थे विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसका कोड नेम था शेरशाह है। दोनों कैप्टन से सक्सेस कोड मांगा गया तो लेफ्टिनेंट संजीव जी ने कोड दिया यो या और विक्रम बत्रा का कोड था ये दिल मांगे मोर। 20 जून को सुबह दोनों ग्रुप ने चढ़ाई शुरू की और दोनों ही ग्रुप अपने टारगेट पर चढ़ने में सफल हो गए और इन दोनों ही ग्रुप को प्रमोशन कर दिया गया। अब एक और टारगेट पॉइंट था टाइगर हिल, और भारतीय सेना ने तय किया कि इस पहाड़ी पर भी किसी भी हाल में चढ़ना ही होगा। 3 और 4 जुलाई की रात को भारत के बहादुर सैनिकों ने इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ने का जो साहस किया उनमें से एक सैनिक थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो इस ग्रुप के वॉलंटियर थे। जब पहाड़ी के आधे हिस्से तक लगभग पहुंचे थे कि फायरिंग शुरू हो गई और इन पर रॉकेट तक बरसा दी गई। इनमें कुछ साथी शहीद भी हो गए, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। योगेंद्र सिंह यादव को भी 3 गोलियां लगी, फिर भी वो अपनी चढ़ाई से नहीं रुके। आज जहां 19 साल के कुछ युवा नशे की तरफ दौड़ते हैं, वहीं ग्रेनेडियर 19 साल की उम्र में 3 गोलियां लगने के बाद भी दुश्मन का टारगेट करते हुए पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। टॉप पर चढ़कर 4 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ग्रेनेड फेंककर मार डाला और हमला बोल दिया टाइगर हिल पर और मिशन को सफल बना डाला। फिर एक पॉइंट था जिसको कैप्चर करना था, वो था पॉइंट
4875। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा जी को चुना गया। 8 जुलाई को ये भी सफल हो गया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सफल के बाद विक्रम बत्रा एक घायल लेफ्टिनेंट को सहायता कर रहे थे कि दुश्मन की गोली चल उठी और कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हो गए। भारत की सेना ने पॉइंट 4875 तो जीत लिया, लेकिन 2 हीरो कैप्टन अनुज नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा को हमने खो दिया। आज इस पॉइंट को विक्रम बत्रा के नाम से जाना जाता है। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन विजय की विजयी घोषणा कर डाली और 26 जुलाई को भारतीय सेना ने औपचारिक घोषणा की कि हमने संपूर्ण भारत की भूमि को पाकिस्तानी गिद्धों से मुक्त कर ली है। और इसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। इस घमासान चले युद्ध में हमने विजय हासिल तो कर ली अपने उन राणू बांकुरों की मदद से, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के इस मातृभूमि की रक्षा की है। लेकिन दर्द इस बात का कि हमने 527 वीर सपूतों को इस युद्ध में खो दिया और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। मेरी तरफ से कारगिल युद्ध में शहीद हुए मां भारती के सभी सपूतों को दिल से नमन और देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े तमाम वीर सैनिकों और उनके परिवार को दिल से सैल्यूट है। यह शहीदों की शौर्य गाथा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।